ओके चलो, सबसे पहला एक टर्म याद रखना हमेशा, पोली का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब कितनी ज्यादा मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं जिनमें 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट हो, जिनमें मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट हो, है ना। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर बहुत सारी सैकेराइड यूनिट हो, मिनिमम 10 तो होने ही होने चाहिए। अब 10 के बाद 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 60 भी हो सकती हैं, 80 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट हो उसे हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सैकेराइड होती हैं ये होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बड़ी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बहुत लंबी लंबी चेन है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये। तो आप बताओगे कि ये शर्करा जटिल शर्करा कहलाती हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाती हैं। कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट की सेल वॉल में होता है। अब बच्चा सोचेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहने का मतलब जिसके अंदर बहुत सारी सैकेराइड यूनिट्स हो, उसको बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे यहां पर कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती कौन कौन सी हैं। अब सबसे पहले आप एक पॉइंट याद रखो कि यहां पर जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं वो दो फॉर्म में पाई जाती हैं। ये जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं ये ना दो फॉर्म में पाई जाती हैं। इनको आप एक फॉर्म तो लिखोगे इधर कि इनको कहा जाता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, या तो ये स्टोर की फॉर्म में, स्टोर का मतलब होता है संग्रहित। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी ना किसी जीव के अंदर, वो किसी ना किसी जीवित कोशिकाओं के अंदर स्टोर की फॉर्म, स्टोर होंगी, ये स्टोरेज की फॉर्म में पाई जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा, अभी 1 मिनट के बाद समझ में आएगा कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। अभी आप इतना समझो कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं बच्चों वो स्टोरेज फॉर्म में होती हैं, और स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहित, मतलब बहुत सारी हैं वो स्टोर हो रखी हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि हमारे बॉडी में स्टोर फूड किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। क्या मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, यस और नो में आंसर करो कि मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। अरे अमित कुमार क्या लिख रहे हो, टी वाई 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 पता नहीं क्या लिख रहे हो आप, ठीक है जल्दी बताइए। क्या मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि ह्यूमन बॉडी में यस ओके चलो यहां पर मेरे को बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। तो देखो सबसे पहला स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा लिखेंगे, एग्जांपल लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज की फॉर्म में पाया जाता है, यस मैम बिल्कुल पाया जाता है। अब मुझे बताओ ग्लाइकोजन स्टोर फूड किसका होता है। मैम आपने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर फूड होता है, मनुष्य के शरीर में जो संग्रहित खाना होता है वो किसकी फॉर्म में पाया जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब आप सोचते होंगे मैम आपने हमें ये बोला था कि हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज होता है, आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि ब्लड शुगर हम किसको बोलते हैं, ब्लड शुगर। मैम आपने वहां पर हमें लिखवाया क्या, ग्लूकोज को। अब बताओ कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे आ गया हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन कैसे आ गया। देखो बच्चों ग्लूकोज जो होता है वो एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पढ़ा चुकी हूं प्रीवियस क्लास में, यस मैम बिल्कुल आप पढ़ा चुकी हैं। और ग्लाइकोजन किसका एग्जाम्पल चल रहा है यहां पर, पॉलीसैकेराइड का। तो आप जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उनका डाइजेशन होने के बाद वैसे वैसे वो ग्लूकोज की फॉर्म में आता जाता है। बहुत सारा ग्लूकोज आपस में आके जुड़ता है, बहुत सारी मोनोसैकेराइड आपस में आके जुड़ती हैं तो किसको बनाएंगी, पॉलीसैकेराइड को बनाएंगी। तो हमारे बॉडी में जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है, और जब बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, बोलो जरा किसका निर्माण होता है, ग्लाइकोजन का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टोर फॉर्म में पाया जाता है, या स्टोरेज फूड के ह्यूमन बॉडी का क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन। समझ में आ गया ग्लाइकोजन वाला पॉइंट, बता दोगे आप। इंसुलिन चेंज, हम वो सब बातें आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे बच्चा, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम दूसरी बात करते हैं, यहां पर हम किसकी बात करेंगे, जैसे हमारे बॉडी में, अच्छा स्टोर फूड का मतलब समझ में आ रहा है,
स्टोर का मतलब है अभी हमें जरूरत नहीं है तो हमने उसको स्टोर कर दिया, लेकिन बाद में हमें कभी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट आओ, स्टोरेज फॉर्म की बात करेंगे हम दूसरा। तो दूसरा हम यहां पर लिखेंगे स्टार्च, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम स्टार्च। और स्टार्च किससे मिलता है? आलू में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, पोटैटोज एंड राइस लिख लेना आप, इनमें चावल होता है, मक्के में होता है, जो कॉर्न खाते हैं उनमें भी स्टार्च होता है। ठीक है, अब ये स्टार्च किसका स्टोरेज फूड होता है? ये स्टार्च किसका स्टोरेज फूड होता है? तो आप लिखोगे इट इज स्टोर फूड ऑफ प्लांट। किसका होता है? पादपों का, प्लांट का। प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर है वो किसके फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्योंकि प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज और किसके प्रेजेंस में? फोटोसिंथेसिस होता है। वो आगे सब आप पढ़ लोगे। ठीक है, अभी जो आपका पॉइंट है वो आपको इतना याद रखना है बच्चों कि अनिल आप कौन सी भी क्लास देख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर महासंगम बैच ज्वाइन किया है तो जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डाउट है, आप लाइव क्लास में पूछना चाहते हैं या लाइव अटेंड करना चाहते हैं, मैं तो ये मानती हूँ कि क्या लाइव और क्या बाद में, बस आपको समझ में आना चाहिए पढ़ा हुआ। ठीक है, तो प्लांट का स्टोरेज फूड किस फॉर्म में हो गया? स्टार्च की फॉर्म में आ गया। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछ ले कि कौन सी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसका स्टोरेज फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है? तो पॉलीसैकेराइड, और स्टार्च किसका होगा? आप बता दोगे प्लांट का होगा। अब एक तीसरा मैं एक नया सा टर्म दिखा रही हूं, ये कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा कभी भी। क्या लिखा है मैंने? बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे बच्चे यहां पर पढ़ेंगे, हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबोध। आप बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे इसको इंसुलिन। इंसुलिन नहीं है, ये इन्यूलिन लिखा है मैम ने। ये नया टर्म है एक, ये इन्यूलिन। इल्यूनिन भी क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है। इसको इंसुलिन मत लिख लेना, ये इन्यूलिन है। अब ये इन्यूलिन किस में पाया जाता है? ये भी प्लांट का स्टोर फूड होता है, लेकिन एक ही प्लांट का, एक ही प्लांट का। अरे पता नहीं यार आप लोग क्या क्या। ठीक है, मैं आपका कमेंट नहीं देख रही हूं अभी। अब कौन से प्लांट का होता है आप बताएंगे? यहां पर डहेलिया नाम का प्लांट होता है, उसका जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो इनुलिन की फॉर्म में पाया जाता है। डहेलिया एक प्लांट है, इसको स्टार कर लेना। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, बीपीएससी या अगर आप एमपीएससी या अगर आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा प्लांट है जिसका स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगा लेकिन वो इन्यूलिन की फॉर्म में होता है, या इन्यूलिन भी लिखा जाता है इसको कभी कभी। तो वो कौन सा प्लांट है? वो डहेलिया प्लांट है। कौन सा? वो डहेलिया प्लांट है। यस प्रियंका, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो आप बताएंगे बच्चों कि जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो या तो स्टोरेज की फॉर्म में होंगी। हमने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया ना, पहला कौन सा हो गया? स्टोरेज। अब हम देखते हैं कि दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है। अब दूसरी कैटेगरी में ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दूसरे किस प्रकार से पाए जाते हैं बच्चों? ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। स्ट्रक्चरल फॉर्म का मतलब होता है यहां पर संरचना के रूप में किसी ना किसी चीज की स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे होंगे। हाँ, फ्लावर प्लांट होता है डहेलिया, बिल्कुल आगे पढ़ाएंगे हम बॉटनी में, डायग्राम लाके भी दिखाऊंगी आपको बॉटनी वाले क्लास में। अब देखो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट ये तो स्टोर फूड में पाई जाएंगी तो वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगी। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, बट कौन सी? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? किसी ना किसी स्ट्रक्चर को, किसी ना किसी बॉडी को स्ट्रक्चर देने में काम आती होंगी। फॉर एग्जाम्पल से बहुत से समझ पाओगे। प्लांट के अंदर होता है सेल वॉल। हाँ जी मैम, आपने बताया था प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। और प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? जल्दी से आंसर दे दो। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो बताओ सेल्यूलोज क्या है? एक सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसी? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी कैटेगरी वाली? स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये किसका निर्माण कर रही है? किसको स्ट्रक्चर दे रहा है? ये सेल वॉल को स्ट्रक्चर दे रहा है। किसका? आप बताओगे प्लांट की सेल वॉल को, प्लांट की सेल वॉल को। ओके, तो सेल्यूलोज क्या हो गया? एक कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कैसा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जटिल। जटिल का मतलब क्या है बच्चा? कि उसमें बहुत सारी सैकेराइड यूनिट हैं, 10 से ज्यादा हैं। आपको काउंट नहीं करनी है, 10 से ज्यादा हैं, ये याद कर लो बस। ठीक है, तो सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मैम इनुलिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं? ये सब स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हैं।
क्या मेरी बात आप तक समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं भैया क्या है ये, आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहां पर? ठीक है, चलो। तो प्लांट की सेल वॉल कौन सी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, जल्दी बताओ? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? मैम पॉलीसैकेराइड। किसका? सेल्यूलोज का। अभी आएंगे हम इन पे बात करेंगे कि कैसे बनते हैं, अभी बताएंगे हम। ठीक है, अभी तो आप बस एग्जांपल लिखो। दूसरा आ जाओ, आप किस किस स्ट्रक्चर और किस किस को स्ट्रक्चर देती हैं, इसके अलावा और किस किस को स्ट्रक्चर देती हैं? तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो यहां पर CHITINE। अब इसको बच्चे पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करते हैं चाइटीन। चाइटीन नहीं, इसको लिखा जाता है काइटीन। इसको लिखा जाता है बच्चों क्या? काइटीन। ठीक है, ओके, इसको लिखा जाता है काइटीन। अब हम बात करते हैं कि ये काइटीन किसकी स्ट्रक्चर को निर्माण देते हैं। ये बच्चों एक तो सेल वॉल बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं, लेकिन किसका सेल वॉल बनाएंगे? ये बनाते हैं फंजाई का, और फंजाई का मतलब होता है कवक। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि फंगस जो होते हैं, जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, और उनकी सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? काइटीन से होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ ले भाई काइटीन कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। कैसा? स्ट्रक्चरल। किसकी स्ट्रक्चर बना रहा है? सेल वॉल की। किस में? फंजाई, कवक में। दूसरा बच्चों, यही काइटीन पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। अरे क्या हो गया इस बोर्ड को? इंसेक्ट्स के अंदर। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट या कीड़े मकोड़े, लिख लो। देखो बच्चों, आप ना चींटी को देखना, चींटी होती है ना, चींटी को समझते हैं ना, कीड़े मकोड़े। चींटी के ऊपर जो बाहर की सबसे आउटर तरफ, जो सबसे ऊपर की साइड काले काले एक लेयर से दिखती है ना, काली काली परत दिखती है। ठीक है, तो वो किसकी बनी हुई होती है? वो काइटीन की बनी हुई होती है। तो याद रखिएगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके शरीर की जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? काइटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, और फंजाई का सेल वॉल होता है, वो किसका बना हुआ होता है? वो भी काइटीन का बना हुआ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए मैं यहां पर आपको लिखवा रही हूं। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। अब एक बात बताओ, आपके सामने कितने एग्जाम्पल दे दिए मैंने? कितने एग्जाम्पल दे दिए पॉलीसैकेराइड का? स्टार्च से क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा कि किसका स्टोर फूड होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे ग्लाइकोजन से क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? ये किसका स्टोर फूड है, कैसा कार्बोहाइड्रेट है। 3 नंबर पर काइटीन दे दिया। 4 नंबर पे मैंने आपको क्या दिया? आपको यहां पर इनुलिन का ऑप्शन दे दिया। इनुलिन भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी कैसा है? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक पॉइंट और याद रखेंगे जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो ग्लाइकोजन है वो किससे बना हुआ होता है? भाई मैंने ये तो बोल दिया ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन किसका? भाई किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ग्लाइकोजन जो है वो किसका कार्बोहाइड्रेट है? आप बताओगे ग्लाइकोजन बना हुआ होता है ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ग्लाइकोजन कौन सी मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। भाई ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है? पॉली। तो जब बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ेगा, बहुत सारा मोनो जुड़ेगा, तो एक पॉली बनेगा, एक ग्लाइकोजन बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस प्रकार के ग्लूकोज का बना हुआ है, किस प्रकार का ग्लूकोज? तो आप यहां पर लिखेंगे ये अल्फा ग्लूकोज। जब अल्फा ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन बनता है। चलो अब दूसरी बात करते हैं हम स्टार्च। एग्जाम में क्वेश्चन आए स्टार्च भी किसका बना हुआ होता है? अगेन आप सेम नोट कर लो, स्टार्च भी किसका बना होता है? ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। नेक्स्ट है यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपको, इनुलिन। एग्जाम में क्वेश्चन आए इनुलिन कौन सी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का, कौन सी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है? तो आप बताओगे ये फ्रक्टोज का बना हुआ होता है बच्चों। फ्रक्टोज बताया था मैंने, मोनोसैकेराइड है। ये भी क्या है? मोनो। ये भी क्या है? मोनो। ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहां पर याद रखेंगे सेल्यूलोज। अब बात आती है कि सेल्यूलोज किसका बना हुआ होता है। तो आप लिखोगे बच्चों सेल्यूलोज बना हुआ होता है आपका ग्लूकोज का ही, लेकिन कैसा ग्लूकोज? बीटा टाइप का ग्लूकोज।
इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, आपको इतना नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप तो याद रखो कि जब अल्फा ग्लूकोज जुड़ते हैं तो वहाँ पर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च का निर्माण होता है, लेकिन जब बीटा ग्लूकोज जुड़ता है तो वहाँ पर सेलुलोज बनता है। ठीक है, सेलुलोज बनता है। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, काइटिन किसका बना हुआ होता है? काइटिन किसका बना हुआ होता है? तो आप बताओगे ये किसका बना होता है? NAG, नाग। अब आप हंस रहे होंगे, मैम नाग तो वो होता है डसने वाला, ये डसने वाला नाग नहीं है। इसकी बच्चा फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल, फुल फॉर्म लिख लो इसकी, एन एसिटाइल ग्लूको। एक सेकेंड, इसका मार्कर चेंज कर लूँ क्या? ये वाला मार्कर देना प्लीज। चलो अब कर लिया मैंने, अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ होता है? काइटिन। तो आप लिखेंगे नाग, NAG का बना होता है। अब आप सोच रहे होंगे नाग क्या होता है मैम? तो नाग की फुल फॉर्म लिखो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन, हिंदी में ग्लूकोसामीन लिखा हुआ होता है, ग्लूकोसामीन। अब ये केमिस्ट्री में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इतना आपको नहीं पढ़ना है। आप तो ये याद रख लेना कि जब नाग NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो काइटिन बनेगा। ये बच्चा अच्छे से नोट कर लेना अपने कॉपी में, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये सारी मोनोसैकेराइड हैं, ये सारी क्या है? पॉलीसैकेराइड। जब बहुत सारी मोनो जुड़ती हैं तो पॉली बनती हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है बच्चा। किस फॉर्म में होती है ये? कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, जटिल का मतलब हो गया कि बच्चों यहाँ पर कि बहुत सारे फॉर्म में होती हैं ये। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा फ़ोन को साइलेंट कर दूँ, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन कैसे, अगर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री, मैंने कहा था ना ये चैप्टर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर होता है। ठीक है मैम, काइटिन बालों का प्रोटीन बताया था, किसने बोला काइटिन बालों का प्रोटीन होता है? निर्मल कुशवाहा। वो केराटिन होता है। तुम्हारा दिमाग ना निर्मल, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी डांटा था, आज फिर डांट रही हूँ कि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में है ही नहीं। वो केराटिन होता है। काइटिन और केराटिन में दिन रात का डिफरेंस होता है। केराटिन इज ए प्रोटीन एंड काइटिन इज ए कार्बोहाइड्रेट। तुम कैसे मिक्स कर सकते हो इस चीज को? और तुम बोल रहे हो मैम आपने बताया था। भाई तुम मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है, चलो अब देखो केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके चलो अब ध्यान से सुनो। देखो बायोलॉजी में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे? केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा कि जो आपने एक टर्म सुना है बच्चों, पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक, पोली का मतलब ज्यादा होता है। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो एक बहुत बड़ा सा पॉलीमर का निर्माण होता है। जब बहुत सारी एकलक इकाइयां, एकलक का मतलब होता है मोनोमर यूनिट, मोनोमर का मतलब होता है बहुत छोटी इकाई, और जब ये मोनोमर यूनिट n नंबर में जुड़ती हैं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, इसको पॉलीमर कहा जाता है। तो यही बात तो मैंने बोला कि ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल और ग्लाइकोजन एक बहुत बड़ा है। तो ग्लूकोज क्या हो गया? मोनोमर हो गया, और जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। अब केमिस्ट्री में कैसे बच्चा क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन का या ग्लाइकोजन की मोनोमर यूनिट क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? अल्फा ग्लूकोज होता है। या आपसे क्वेश्चन पूछे कि अल्फा ग्लूकोज कौन सा पॉलीमर बनाती है? ग्लाइकोजन। फिर क्वेश्चन आए, वहां पर ऑप्शन में ग्लाइकोजन भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का सेम होता है। फिर क्वेश्चन आए कि बीटा ग्लूकोज जो है उनकी n नंबर यूनिट या बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं तो कौन सा पॉलीमर बनता है? सेल्यूलोज बनता है। फिर आपसे क्वेश्चन आए कि NAG नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जब बहुत सारे नंबर में जुड़ जाता है तो कौन सा पॉलीमर बनाता है? काइटिन। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। बायो में आएंगे ऐसे आएंगे, स्टार्च किसका स्टोर फूड होता है? ग्लाइकोजन किसका स्टोर फूड होता है? इन्युलिन कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? काइटिन कहाँ पाया जाता है? अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में एक पॉइंट और नोट कर लो, जो मैंने आपको इतने सारे नाम लिखवाए हैं ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस धरती पर देखो स्टार्च, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, आपका ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इन्युलिन, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है?
एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो इस चीज को नोट बनाकर लिख लेना कि जो सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन दिस यूनिवर्स। सेल्यूलोज जो है वो सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बच्चा कि सेल्यूलोज इस धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा होती है। ठीक है, इस धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? नेचुरल। ये नेचुरल फॉर्म में बच्चा कहाँ होती है? प्लांट की सेल वॉल में। तो प्लांट क्या है? नेचुरल चीज है। ठीक है, तो ये लिख लेना कि सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन दिस यूनिवर्स। इस संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा कोई है तो वो कौन सी है? वो सेल्यूलोज है। और वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? वो पॉलीसैकेराइड है। कहाँ होता है? प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। ओके, बता दोगे? ये सब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट थी। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम व्हाट इज डेक्सट्रोज? ठीक है, चलो बताते हैं। देखो, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं हमेशा आपके लूंगी। देखो बच्चों, ये सब नेचुरल थी। कुछ आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी बनती हैं बच्चों, कुछ आर्टिफिशियल कार्ब्स बनती हैं। मैंने कार्ब्स का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट लैब में बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारी कंपनी हैं जो आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। जब नेचुरल की कमी हो जाएगी या नेचुरल महंगा मिलने लग जाएगा तो हम किस तरफ जाएंगे? हम आर्टिफिशियल तरीके से उनका प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। इनके एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, लिख लो। एस्पार्टेम, ये कभी पूछ लें आपको, एस्पार्टेम। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था मैम व्हाट इज सुक्रालोज? सुक्रालोज। एक और लिख लो, सैक्रीन, सैक्रीन। एक और लिखो, डेक्सट्रोज। ये सब होती है बच्चों आर्टिफिशियल शुगर। ये मिठाई वगैरह आपने कभी देखा है? आप मिठाई वगैरह में मिठाई वगैरह की दुकान पे जाना आप, तो वहाँ पर देखना ये लोग चीनी विनी नहीं डालते मिठाई में। एक इतनी छोटी सी टैबलेट होती है, वो पानी में घोल देते हैं। उस पानी की अगर जलेबी बना रहे हैं तो जलेबी वाले पानी में जो जिसमें क्या बनती है जलेबी के लिए, मीठा करने के लिए। हाँ भाई दीपक, ये लाइव क्लास है यार, कितना बताएं हम, है ना। यस, नियोटेम भी होती है प्रियंका, यू आर राइट। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गोलियां रखते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं और वो पूरा पानी को मीठा कर देती है। ये सब होती है आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा आता है, सबसे मीठा होता है। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि नेचुरल कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा कौन सा होता है? कौन सा बताया था? जल्दी बताओ, कौन सा बताया था? फ्रक्टोज बताया था ना। अब आपसे पूछे आर्टिफिशियल कौन सा मीठा होता है, तो बच्चों सबसे मीठा होता है वो एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम होता है। ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में काम आते हैं। कोल्ड ड्रिंक, माजा, ये पीते हैं ना आप, मीठी मीठी चीजें, है ना, ये सब। और ये सब टाइप 2 वाले डायबिटीज करते हैं आपको। इन सब की वजह से आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है और शुगर ज़्यादा होती है, और यही आपको डायबिटीज शुगर करने का कारण होता है। इसीलिए नहीं पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हाँ, सोडे वोडे पियो, ठीक होती है। तो ये सबसे मीठी होती है बच्चा एस्पार्टेम। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये सब ले लो। अब डेक्सट्रोज क्या होता है? आपको कभी कभी कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मैंने ड्रिप चढ़वाया, है ना, मैंने ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई। वो ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज से भी इंस्टेंट एनर्जी देता है कौन? डेक्सट्रोज। जो यहाँ पर ड्रिप लग के ऊपर वो यहाँ पर टांग देते हैं, ऐसे पानी से चढ़ाते हैं। तो वो देखना हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा शुगर काम आती है, कार्बोहाइड्रेट काम आती है ना, वो कौन सी होती है? वो डेक्सट्रोज होती है। कौन सी होती है? डेक्सट्रोज। तो इसको लिखना, ये हॉस्पिटल वगैरह में काम आती है। आप ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं, ग्लूकोज तो आप नेचुरल तरीके से लो, आप जूस पियो, आप एप्पल खा लो, फ्रूट खा लो, इन सब में ग्लूकोज होता है, इन सबसे में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखना कि डेक्सट्रोज जो होती है वो ग्लूकोज से भी ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी देती है, और ये हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। कभी अगर आप ड्रिप वगैरह चढ़ाओ तो उसके ऊपर देखना, बोतल के ऊपर लिखा होता है डेक्सट्रोज। ओके, चलो, ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड टाइप। मैम सही से क्लास नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? क्लास दिखने में सही से क्यों नहीं दिख पा रही है? आर्मी मैन, आर्मी राम, ओके, आर्मी राम प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्यों नहीं दिख रही है सही से क्लास। चलो, अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। ये तो वो बात होगी, सारी रात मैंने रामायण पढ़ाई और सुबह उठ के पूछते हो सीता किसकी मम्मी थी। ओ भाई, ये क्वेश्चन मारो मुझे मारो। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पूछा मुझसे किसी ने। देखो, मैं कब से पढ़ा रही हूँ, पहली क्लास में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। इनसे क्या मिलती है हमें?
ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा से हम क्या करते हैं, ऊर्जा से हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमारे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाना, उसको। वीडियो क्वालिटी इज लो मैम, आप ऑप्शन से सही कर लो, वीडियो क्वालिटी सही कर लो, 144, 340, 720 किसमें भी देख लो, ठीक है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का काम क्या हो गया, जिसने बोला मुझे, जिसने मुझसे पूछा कि मैम कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, क्या काम होता है हमारे बॉडी में, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलते ही क्या होता है, बूम बूम एनर्जी आ गई, क्या करोगे, डिशुम डिशुम लड़ाई करोगे, नहीं। ये कार्बोहाइड्रेट है, इनसे एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलते ही हमारी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर किसी दिन आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो किसकी कमी, ऊर्जा की कमी। और ऊर्जा की कमी आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी। सेल्स काम करना छोड़ देंगी, काम करने के लिए चाहिए उनको एनर्जी, ऊर्जा। तो याद रखना बच्चा, जिसने पूछा कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी में वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, आपके बॉडी में एनर्जी की कमी आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, आप एकदम बिल्कुल भी आप ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। उठोगे ऐसे चक्कर से आएंगे, कमजोरी फील होगी, सर घूमेगा, आंखें बंद होने लग जाएंगी, गिर जाओगे आप। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको ग्लूकोज देगा या बोलेगा फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, या आपको डेक्सट्रोज ड्रिप चढ़ाएगा। फिर वापस आपको ऐसी डाइट लिख के देगा जिस डाइट के अंदर आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट लेना बताएगा, कितनी इतनी कार्बोहाइड्रेट है आपको लेनी है, ठीक है। मैम एथलीट एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एथलीट भी इसी से लेते हैं, एथलीट भी इसी से लेते हैं एनर्जी, ठीक है। देखो एक बच्चे ने पूछा मैम ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, शुगर ज्यादा, और शुगर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो ज्यादा भी नहीं लेनी है, ज्यादा भी नहीं लेनी है। एक टर्म सुने ना, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक दिन में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए, तो मतलब ऐसे आगे बताऊंगी, एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन खानी चाहिए, एक दिन में हमें कितनी फैट लेनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके चलिए, तो एक बच्चे ने पूछा कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होती हैं, चलो बताते हैं हम आपको। अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट लेने का मेन मोटो क्या है, हमारे ब्लड के अंदर क्या आनी चाहिए, शुगर आनी चाहिए। और ब्लड शुगर मैम पढ़ा चुकी हैं, ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। तो अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज्यादा मीठी चीजें खा रहे हैं, ज्यादा शुगर ले रहे हैं, तो ज्यादा ग्लूकोज आएगा आपकी बॉडी में। और जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो आपको कॉमन भाषा में जिसको हम बोलते हैं शुगर, बट शुगर नहीं होती बच्चों, ये डायबिटीज होती है। आगे पढ़ा देंगे हम आपको, डायबिटीज 2 टाइप की होती है, सब पढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो ये मैम नॉर्मल शुगर लेवल क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब पढ़ाएंगे हम, शुगर लेवल वगैरह थोड़ा रुको, है ना। ओके तो याद रखिएगा कि हमें बैलेंस लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ओके मैम हमारे गांव में बिजली गरज रही है, अच्छा। मैम एथलीट में डोपिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा डोपिंग एक अलग चीज होती है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हम आपको। चलो समझ में आ गया, चलो अब चले आगे। मैम सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट बच्चा नेचुरल पूछ रहे हो तो वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको, तभी तो बोलते हैं अगर किसी को चक्कर वक्कर आया तो आप एक एप्पल दे दो, उसे एप्पल खाने को दे दो, तुरंत ठीक हो जाएगा, जूस पिला दो 1 गिलास। चलो तो ये कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप प्रोटीन, जल्दी से लिखो प्रोटीन, बहुत क्वेश्चंस आएंगे प्रोटीन से भी, जल्दी लिखो प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन तो होगा ही होगा, तो प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जल्दी लिखो, ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कार्बनिक का मतलब है मैम कहने का इसमें कार्बन तो होगा ही होगा, और कार्बन के साथ यहाँ क्या क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, यहाँ पर कार्बन भी होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन भी होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है। मैम सारी डिजीज करवा दो, अरे सब करवाएंगे सुमन, सारी बीमारियां पढ़ाऊंगी, कम से कम 400 बीमारी पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन बस आप में पेशेंस होना चाहिए, एक क्लास में सब कुछ नहीं करवा सकती ना मैम, ठीक है। मैम पनीर में ज्यादा एनर्जी होती है क्या, अरे रुको यार, निर्मल कुशवाहा मैं तुम्हें ब्लॉक करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी,
ठीक है, चलो कुमार राहुल नाम ले लिया आपका बेटा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। देखो एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन होगा ही होगा, तो कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है। अब बात करते हैं क्या हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है? यस मैम, मिलती है। ये भी एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं, लिख दीजिएगा, दीज आर ऑल्सो एनर्जी कंपाउंड्स। ये भी ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं, इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कितनी एनर्जी मिलती है? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है ना मैम। प्रोटीन में सल्फर हो सकता है बच्चा, यहाँ पे फॉस्फोरस सल्फर भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिक एलिमेंट है प्रियंका। ओके प्रियंका, इनके बिना कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीन आर बेसिकली अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड होते हैं, उनको बनाने के लिए चाहिए आपको। ठीक है प्रियंका, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, फिर वो डिपेंड कर जाता है किस टाइप का प्रोटीन है। ओके चलो, नित्य चंद्रा क्या कह रहे हैं बताइए। तो ये भी एनर्जी कंपाउंड है, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कितनी एनर्जी मिलती है प्रोटीन से? तो आप लिख सकते हैं कि जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है उससे अप्रोक्स हमें 4.1 to 4.2 कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के इक्वल सी ही मिल जाती है, या थोड़ी बहुत कम होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। 4.1, कभी कभी ना बुक्स में 4.0 भी लिखा हुआ होता है, इसको भी कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये रेंज में लिखा हुआ होता है हमेशा, ये एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं। जैसे बहुत सारे प्रोटीन, जैसे आपका सोयाबीन है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है 1 ग्राम सोयाबीन में, अंडे में उसमें थोड़ा और ज़्यादा मिल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो आप रेंज में आंसर दें, और हमेशा रेंज के आंसर को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये प्रोटीन जो है, इनकी खोज किसने की थी? हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने? ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा हुआ भी है सीजीएल वगैरह के एग्जाम में। तो बच्चों यहाँ पर मूलर नाम के साइंटिस्ट, इंग्लिश में MULDER लिखा जाएगा, लेकिन जब हिंदी में लिखोगे या प्रोनाउंस करोगे तो आप इसको मूलर नाम दोगे, मूलर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये खोज तो किसने कर दी थी भाई? प्रोटीन की खोज किसने कर दी थी कि कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिससे हमें एनर्जी भी मिलेगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें बेसिक तत्व होंगे। ये किसने बता दिया था? मूलर ने। लेकिन नाम नहीं दिया था, ये नाम देने के लिए एक अलग साइंटिस्ट आए, जिन साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट। देन प्रोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो संरचना है ना, वो किसने बताई थी? तो आप बताओगे यहां पर कब हुआ, डेट वेट नहीं याद करनी है। तो उसके लिए साइंटिस्ट आए थे पूलिंग, इसको हिंदी में पूलिंग या पाउलिंग आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो यहां पर पूलिंग नाम के वैज्ञानिक आए। ठीक है, क्या बताया मैम ने? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रोटीन का नाम किसने दिया था? बर्जीलियस ने। खोज किसने की? मूलर ने। फिर जो स्ट्रक्चर है, अभी बताने वाली हूं आपको स्ट्रक्चर कैसी, तो वो किसने बताई थी? पूलिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकती है हमें, और अप्रोक्स कार्बोहाइड्रेट के बराबर सी ही एनर्जी मिल जाती है हमें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो बेसिक तत्व हैं, है ना। उसके अलावा सल्फर भी हो सकता है, या फॉस्फोरस भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, वो भी हो सकती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की खोज कहीं भी नहीं दी हुई, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, तो हम भी आपको नहीं बता सकते। अब बात करते हैं कि मैम ये प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी बच्चा वहां पर? तो आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट सैकेराइड होती है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रोटीन है वो किसके बने हुए होते हैं, तो आप लिखेंगे जो प्रोटीन है उसकी सबसे छोटी इकाई, या प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, वो हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं अमीनो एसिड को, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। इसको AA लिखा जाता है, जहां पर मैं AA लिखूं समझ जाना, अमीनो एसिड। और हिंदी में बोलते हैं अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है, वो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। कितने अमीनो एसिड? एक प्रोटीन को बनाने के लिए मिनिमम हमें 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। याद रखिएगा, जब बहुत सारे, थैंक यू सुमन, देखो जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं
बहुत सारे कितने 20 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तब जाकर आपका एक प्रोटीन बनता है। ऐसे बहुत सारा, एक एमिनो एसिड, फिर दूसरा एमिनो एसिड, फिर तीसरा एमिनो एसिड, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे आपके 20 एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या हुई, आप क्या बता दोगे? अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों, अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। भाई अमीनो एसिड का फॉर्मूला आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आज आपको बता देते हैं, क्योंकि इस अमीनो एसिड के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके फॉर्मूले में क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एक कार्बन होता है, एक कार्बन है, मैंने बताया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। इस कार्बन के इधर की साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, H है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, और COO भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इधर कौन होता है? तो इधर क्या लिखवा दिया मैंने, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो ये तो नेगेटिव होगा ना, इसको सही कर लेना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? NH2। मैम बॉडी में प्रोटीन कहाँ बनता है? अरे यार रुक जाओ यार, सब बताएंगे, तुम लोग कितना आगे चलते हो यार, थोड़ा तो रुको यार, बॉडी में कहाँ बनता है हम सब पढ़ाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज, कैसा आवेश? ऋणात्मक। इधर NH2 होता है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर जुड़ा हुआ होता है H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर R। और इतनी केमिस्ट्री तो मुझे लगता है आपको आती होगी। R का मतलब कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा समूह होता है? एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप है, वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, अपने टीचर से पढ़ लेना आपकी एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है? अमाइनो एसिड का। एक अमीनो एसिड है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आए, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो ये तो मैंने बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चा, क्या बनाते हैं? तो आप बता दोगे प्रोटीन का निर्माण होता है। और एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें कम से कम 20 अमीनो एसिड तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। जब 20 अमीनो एसिड ऐसे बहुत बार रिपीट होते हैं तो प्रोटीन बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, क्या प्रोटीन पॉलीमर है? और अगर है तो उसका मोनोमर क्या होगा? क्या प्रोटीन एक बहुलक है? और अगर है तो उसका एकलक इकाई क्या होगा? ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन, जल्दी बताओ। क्या मैं प्रोटीन को यहाँ पर पॉलीमर कह सकती हूँ? और अगर कह सकती हूँ तो मुझे जल्दी से बताओ कि कह सकती हूँ तो उसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? भाई प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और वो किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी मोनोमर यूनिट। और मोनोमर क्या है? तो अमाइनो एसिड। तो केमिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन पूछा था MTS के एग्जाम में कि प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या होता है। बच्चों ने प्रोटीन भी पॉलीमर होता है क्या? हाँ, पॉलीमर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन, और इसका मोनोमर कौन हो जाएगा? अमाइनो एसिड। ये लो, चलो अब बच्चों इस अमीनो एसिड को छोड़ना नहीं है, इसका फॉर्मूला वापस लिखो, क्योंकि इसके फॉर्मूले से थोड़ी सी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर एक ही जगह पढ़ाया जाता है, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ लो चाहे बायोलॉजी में पढ़ लो। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन आएगा। इतनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में। यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर है NH2 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरा ध्यान से एक पॉइंट सुनना, एक पॉइंट सुनना मेरा। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दोनों चार्ज हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया? घुमाकर पूछेगा, प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल है? दोनों आवेश हैं इसके ऊपर, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कैटायन की तरह बिहेव भी कर रहा है और एनायन की तरह भी बिहेव कर रहा है। लेकिन कैसे मीडियम में करता है? एक न्यूट्रल मीडियम में करता है। ये बात लिख लो। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, जितने कैटायंस हैं उतने ही एनायंस हैं। जब आपने किसी अमीनो एसिड को एक न्यूट्रल मीडियम में, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो न्यूट्रल ही बिहेव करता है। कहने का मतलब जितना यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। तो बच्चों इसको क्या कहा जाता है? इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। मैंने बोला कि कोई भी एक
कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर दोनों चार्ज हैं, जब दोनों चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं, ध्यान से मेरा पॉइंट सुनना, तो उस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं हम एम्फोटेरिक, उसको नाम देते हैं हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी अणु, उभयधर्मी अणु। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन्स कैसे मॉलिक्यूल हैं, आप ये वाला ऑप्शन ढूंढना, ठीक है। अब बच्चों दोनों चार्ज है तो उसको एम्फोटेरिक बोलेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में रखते हो, उदासीन विलयन में रखते हो, तो वो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है। भाई इतनी बात तो आप जानते होंगे, OH किस में होता है, क्षारों में होता है। H+, यहाँ से H+ आयंस निकलेंगे तो वो किस में होता है, वो एसिडिक। भाई एसिड का धर्म ही क्या है, H+ आयन को रिलीज करना। बेस का धर्म क्या है, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करना, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बच्चों कहते हैं कि ये न्यूट्रल बिहेव। न्यूट्रल का मतलब समझ गए, जितने एसिडिक चार्ज, जहां जितने H+ चार्ज होंगे उतने ही इस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस हैं यहाँ पर। तो इस मॉलिक्यूल को एक नाम और भी दिया जाता है, जो प्रियंका ने आंसर दिया है। प्रियंका ने हालांकि स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हिंदी में भी ज्विटर आयन लिख लो या आवेश लिख लो, आयन लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, पूछेगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है भाषा केमिस्ट्री की, आप तो इतना याद कर लो कि प्रोटीन्स बेसिकली एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का ये मतलब यहाँ पर होता है H+ आयंस रिलीज करेंगे, और नेगेटिव का मतलब होता है OH माइनस आयंस रिलीज करेंगे। जितने H+ करेंगे उतने OH नेगेटिव होगा, तो ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा। और बेसिकली यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल है, ये भी कैसा होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक उदासीन होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को ज्विटर आयन कहा जाता है। कैसा, ज्विटर आयन। अब दोनों ही पॉइंट नाम आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इन पे टिक कर देना, क्योंकि आपके तो एग्जाम में आपके पास तो ऑप्शन है, आपको कौन सा थ्योरी लिखना है ना। हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ से। इतनी केमिस्ट्री तो मुझे भी आती है, तो मुझे लगता है आपको भी आनी चाहिए। मुझे बस फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री मुझे आती है, ठीक है। देखो बच्चों, एक कार्बन है और इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ R जुड़ा हुआ, यहाँ NH2 जुड़ा हुआ। तो इस कार्बन, एक कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो उस कार्बन को क्या नाम देते हैं। तो एग्जाम में ये नीट वीट के बच्चों को याद रखना है, बाकी ये SSC में इतना लेवल नहीं आता है, मत इतना माथा फोड़ी करना ना। देखो ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, यहाँ NH2 था, यहाँ कार्बोक्सिलिक था, यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन को क्या कहते हैं। इस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन, इसको नाम दिया जाता है कायरल कार्बन। हिंदी में भी कायरल बोलते हैं, कायरल कार्बन। ये पॉइंट तीनों नोट कर लेना, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना। बेसिकली अब हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। प्रोटीन से रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे कि प्रोटीन कैसे मॉलिक्यूल है, एम्फोटेरिक भी है, और नेक्स्ट बता दोगे ज्विटर आयन की तरह बिहेव भी करते हैं। नेक्स्ट आप में पूछे कि प्रोटीन या अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो कैसा कार्बन है, तो आप बता दो कि वो कैसा कार्बन है, वो एक कायरल कार्बन है। और कायरल का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, चारों किनारों पर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग ग्रुप, तो उसको कायरल कार्बन कहा जाता है। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में था, इतना नहीं याद कर सकते तो छोड़ दो, बस आप तो बस ये आप फैक्ट याद कर लो, स्ट्रक्चर ना याद करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। क्या नेक्स्ट बात पे हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन का काम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई प्रोटीन का काम क्या होता है। हेलो सर, मैं क्लास में हूँ, आपको कॉल बैक करती है ना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ अब हम नेक्स्ट बात क्या याद करेंगे। नेक्स्ट भाई प्रोटीन के काम क्या होते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, तो जरा लिखिएगा प्रोटीन के काम।
सबसे पहला, मैम एनर्जी मॉलिक्यूल है तो एनर्जी तो हमें मिलेगी मिलेगी, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, लिख दो ये पॉइंट तो लिख दोगे। नेक्स्ट आप याद रखोगे ये प्रोटीन जो हैं वो हमारी मसल्स का निर्माण करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, ये हमारी पेशियों का निर्माण करते हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं ना वो किसकी बनी हुई होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं बच्चा, वो किसकी बनी होती है आप क्या बताओगे, वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। और मसल से ही हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। जैसे मैं बात करूं हमारा लीवर, तो लीवर के अंदर भी बहुत सारी मसल्स होंगी। चलो लीवर छोड़ो, मैंने आपको हार्ट पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था कि हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, किसका बना हुआ है, मसल्स, और उस मसल्स के अंदर क्या है, तो क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि हमारे शरीर के निर्माण और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं प्रोटीन, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। प्रोटीन मसल्स बनाते हैं और मसल्स बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। तो आप बच्चों क्या बता दोगे कि ये हमारे बॉडी में ऑर्गन्स को फॉर्म करने में काम आते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ये हमारे अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स क्या एक तरीके का टिश्यू होता है, उत्तक होता है, तो उसका निर्माण करने में सहायक होता है। ओके, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप मेरा, नेक्स्ट हम प्रोटीन को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, एक बिल्डिंग है उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक हैं, ऐसे ही हमारा शरीर एक बिल्डिंग है और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन हैं जिनको हम ब्लॉक नाम दे देते हैं। और ये ब्लॉक किसके बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो आप क्या बता दोगे बच्चा, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको बिल्डिंग ब्लॉक, देखो बहुत सारी बिल्डिंग का निर्माण कब होता है, जब बहुत सारे ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, पी ब्लॉक ऐसे बनते हैं ना बहुत सारी बिल्डिंग के अंदर। ऐसे ही हमारे बॉडी एक बिल्डिंग है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके ब्लॉक हैं बहुत सारे ऑर्गन हैं, और वो ऑर्गन किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कौन से मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को नहीं कह सकते क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। फैट को भी नहीं कह सकते हम, सिर्फ हम किसको कह सकते हैं, आप किसको कह सकते हैं, प्रोटीन को कह सकते हैं। ओके, हाँ, कभी कभी बुक्स में लिखा होता है प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, ऐसा भी लिखा हुआ होता है, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट, आपको कहीं चोट लग गई, मान लो मेरे को इस हाथ में चोट लग गई, मेरी मसल्स हैं वो कट गई, ठीक है, थोड़े दिनों के बाद वापस मेरा ये हाथ में यहाँ पर रिकवरी हो जाता है, वापस ठीक हो जाती है। कहने का मतलब है मेरा मांस फट गया, मेरी मसल्स टूट गई, फूट गई यहाँ से, तो खून वून आया, थोड़े दिनों के बाद वापस वो मेरा घाव भर जाता है। तो घावों को भरने के लिए वहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी, आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। क्योंकि भैया जहाँ से मेरी मसल्स टूटी फूटी हैं वहाँ पर नई मसल्स आएंगी, नई मांसपेशियाँ बनेंगी, और मांसपेशियाँ बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें प्रोटीन चाहिए होगा। तो आप याद रख लो कि ये वाउंड हीलिंग कंपाउंड भी होते हैं। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है बच्चा घावों को भरने वाले, ये घावों को भरने में सहायक हैं, घावों को भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है। वो विटामिन की बातें यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूछे कौन सा एक एनर्जी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है और वो घाव भरने में सहायक है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। हाँ, विटामिन भी होता है, विटामिन सी होता है बच्चा, आगे पढ़ा देंगे आपको, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की। तो याद रखिएगा, कोई डैमेज एरिया है उसकी रिकवरी करने में सहायक होता है, कोई डैमेज टिश्यू है उसको रिकवर करने में सहायक होता है प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं इसको, एनर्जी देता है ये, और बता दोगे हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज फॉर्म करने में काम आता है। इतनी सारी बातें। श्रवण कह रहे हैं मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, सॉरी मैम। कोई बात नहीं श्रवण, आपकी दादी जी की आत्मा को शांति मिले, हरिओम, है ना। चलो, ये आप प्रोटीन के फंक्शन समझ गए। अब चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चा आपको कुछ बातें याद रखनी है, आपको यहाँ पर कुछ नाम याद रखने हैं अमाइनो एसिड के। भाई प्रोटीन बेसिकली क्या है, प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन अमीनो एसिड है। तो अब आपको लिखना है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। इनमें कुछ कुछ बच्चा नाम याद करने हैं आपको, जो कभी कभी एग्जाम में रेयरली पूछते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अमीनो अम्ल के प्रकार, कभी कभी एग्जाम्पल देके पूछ लेता है ये कौन से टाइप का अमीनो एसिड है।
ठीक है। हाँ हाँ रुको, हम इसेंशियल नॉन इसेंशियल सब पे बात करेंगे, थोड़ा तो रुको यार। क्या मैम प्रोटीन्स का यूज हार्मोन और एंजाइम बनाने में आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन अभी मैंने उस पॉइंट को छोड़ दिया था कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगी मैं आपको। जब एंजाइम कराऊंगी ना तो मैं लिखवाऊंगी वहां पर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे के सारे आपके ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अगर एसएससी सीजीएल सीपीओ ये दे रहा है वो बच्चा इसको स्किप कर सकता है, वो नहीं भी याद करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहला अमीनो एसिड होता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड हिंदी में लिखेंगे उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल का मतलब क्या हो गया बच्चा? जिसमें जितने H+ आयंस उसी अमीनो एसिड में उतने ही क्या होने चाहिए? OH नेगेटिव आयंस होने चाहिए। जितने पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो वो न्यूट्रल और वो अमीनो एसिड तो है ही है। अब इसमें क्या लिखवाऊं कि जितने आप लिख लो, अगर लिखना है तो जितने हाइड्रोजन आयंस है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस होने चाहिए, ऐसा अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाता है। डेफिनेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जरूरी है वो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं अमीनो एसिड के। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो एलानाइन। यही एक नाम थोड़ा सा टफ है बच्चों, इंग्लिश में नाम है वही हिंदी में है एलानाइन। लिख लो पहला एलानाइन। दूसरा लिखो ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड के नाम है बच्चों, ग्लाइसिन। ये याद करने पड़ेंगे आपको ऐसे नाम, तभी जो बड़ा टफ चैप्टर है, ये बहुत टफ चैप्टर है। मैम अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ओहो सनी, अभी तो बताया अमीनो एसिड का फॉर्मूला, बार बार क्यों पूछ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या अमीनो एसिड का फॉर्मूला? एक कार्बन, चारों अलग अलग ग्रुप, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है बच्चा, जिसने भी पूछा है देख लो, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। मैम अमीनो एसिड की ट्रिक भी बता दो। हाँ एक इसका ट्रिक तो होता है, वो ऊपर से पहाड़ से पानी गिर रहा है, लेकिन आपको अमीनो एसिड के इतने नाम नहीं याद करने हैं बच्चा, बस इसके एग्जाम्पल के साथ नाम याद कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट वेलाइन या वैलिन भी बोलते हैं इसको, वेलाइन या वैलिन, ठीक है। ये तीन ऐसे अमीनो एसिड होते हैं बच्चा जो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? एलाइन, वेलाइन एंड ग्लाइसिन। लिख लो एलाइन, वेलाइन और ग्लाइसिन। ये तीनों ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनके अंदर जितने H+ आयंस होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस होंगे। नेक्स्ट 2 नंबर पे लिखो बच्चों एल्कोहलिक, है ना, एल्कोहलिक अमीनो एसिड। अब एल्कोहलिक अमीनो एसिड का मतलब है बेवड़ा अमीनो अम्ल। बेवड़ा, बेवड़े का मतलब क्या होता है? जिसने दारू पी रखी हो? नहीं बच्चा, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, यहाँ पर आप OH ग्रुप, है ना भाई, CH2OH जोड़ दो, है ना, या CH3OH जोड़ दो, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर OH ग्रुप क्या हो गया? यहाँ पर अल्कोहल बन गया, है ना। तो इस अमीनो एसिड को अल्कोहलिक अमीनो एसिड का नाम देंगे। इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल होता है, वो है सेरीन। इसी को इंपॉर्टेंट बना लो, यही एग्जाम में आता है कि सेरीन किस टाइप का अमीनो एसिड होता है? अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। अल्कोहलिक का मतलब है ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जगह CH2OH जोड़ दो, अल्कोहलिक अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एसिडिक। एसिडिक ऐसा अमीनो एसिड जो अम्लीय प्रकृति का हो, जिसमें H+ आयंस जो है वो डोमिनेट करें, अम्लीय अमीनो अम्ल, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल बहुत जरूरी है याद करना, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो एसिड, भाई सीधी सी बात है, ये एक अमीनो एसिड है, एसिडिक प्रकृति का है, मतलब ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसकी pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? <7 7 से क्या होनी चाहिए? कम। तो ये एसिडिक प्रकृति का क्या हो गया? एक अमीनो अम्ल हो गया। ये लो, चलो पहला टाइप कौन सा पड़ा? न्यूट्रल, दूसरा अल्कोहलिक, तीसरा एसिडिक, चौथा और लिख लो बेसिक अमीनो एसिड। जो बेसिक 7 से ज्यादा pH वैल्यू आएगा उसका बेसिक मतलब क्षारीय, क्षारीय अमीनो अम्ल,
मैम इंग्लिश में याद कर सकते हैं क्या, बट एग्जाम में बच्चा ये नाम इंग्लिश में लिखे हुए आएंगे, डोंट वरी, ये नाम इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे। बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आपको इंग्लिश और हिंदी में सेम मिलते हैं, ठीक है। यस विकास, दिस इज लाइव क्लास। अब बच्चों नेक्स्ट लिखो, बेसिक अमीनो एसिड का एक ही एग्जाम्पल है लाइसीन। लाइसीन, ये लाइसीन जो बालों में जुएं नहीं होती हैं, जुएं बस उसी में पाया जाता है ना, ठीक है। चलो लाइसीन, एक लास्ट और याद कर लो, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक मैम समझ में नहीं आया, चलो वापस समझा देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, सब समझा देंगे। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसके एग्जाम्पल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखो इसका एग्जाम्पल, नंबर 1 पे टायरोसिन, और यही टायरोसिन थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है आगे चलकर, ठीक है। नंबर 2 पे लिख दो मिलेनिन, वो मिलेनिन जो आपकी स्किन को कलर देता है। नंबर 3 पे लिख दो थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया वो वापस आओ, कैसे समझाते हैं। चलो देखो बच्चों, क्या समझना है, क्या याद रखना है, कोई ज़्यादा लंबी गाथा नहीं है, मैं बहुत इजी करके आपको पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी बताते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बोला कि प्रोटीन कुछ नहीं होता है, प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। जब 20 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उससे एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, इनका जो फॉर्मूला है ना उस पर आप ग्रुप चेंज करते जाओ, उसका केमिकल बिहेवियर चेंज करते जाओ, उसका रासायनिक व्यवहार है उसको चेंज करते जाओ और अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड बन जाएंगे। सबसे पहला अमीनो एसिड मैंने बताया कि ऐसा अमीनो एसिड जिसको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ न्यूट्रल कब होती है इतनी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, जितना H प्लस आयंस है उतने ही नेगेटिव आयंस होने चाहिए। अब प्लस आयंस किसके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है, एसिड, अम्ल, और OH नेगेटिव किसका करता है बच्चा, किसका करता है, OH नेगेटिव क्या करता है, बेस, बेसिक क्षार, ठीक है। जितने एसिडिक आयन है उतने ही बेसिक आयन है, तो ऐसा एमिनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि जो एलानिन है या ग्लाइसिन है या वैलिन है ये किस टाइप के एमिनो एसिड है, आप बता दोगे न्यूट्रल, मतलब कैसा बिहेवियर, इनका केमिकल बिहेवियर कैसा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये उदासीन है मैम, ये न्यूट्रल है, ये एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक एमिनो एसिड, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें CH2OH जुड़ा हुआ हो, जिसमें एक ग्रुप अल्कोहल का जुड़ा हुआ, 4 ग्रुप है ना, कार्बन 4 ग्रुप से घिरा हुआ है, यहाँ NH2 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ जब आप अल्कोहल ग्रुप को जोड़ दोगे, CH2OH को जोड़ दोगे तो ये अल्कोहलिक एमिनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है सेरीन, ऐसे याद कर लो, सेरीन एक बेवड़ा एमिनो एसिड है, बेवड़े का मतलब क्या होगा, अल्कोहलिक, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिक एमिनो एसिड, ऐसा एमिनो एसिड जिसके अंदर H प्लस आयंस ज़्यादा हों, और जब H प्लस आयंस ज़्यादा होती है तो केमिस्ट्री पढ़ा है pH वैल्यू कितने से कम होनी चाहिए, 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं और 14 से नीचे होते हैं तो वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। तो ऐसा एमिनो एसिड जिसका pH वैल्यू 7 से कम आएगा और वो एमिनो एसिड है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामिक एसिड, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाया। नेक्स्ट है बच्चों बेसिक अमीनो एसिड जिसका pH वैल्यू कितना आएगा, 7 से ऊपर, ठीक है, और उसका केमिकल बिहेवियर कैसा हो गया, क्षारीय, बेसिक प्रकृति का हो गया। एग्जाम्पल लाइसिन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाइसिन का केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, तो आपको क्लिक करना चाहिए वहां पर कि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। केमिकल बिहेवियर क्या हो गया, बेसिक, क्षारीय प्रकृति का हो गया। नेक्स्ट है एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल, अब देखो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहाँ काम आते हैं, इसके आगे लिख देना बच्चों, एरोमेटिक एमिनो एसिड के आगे लिख देना
कि ये हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन का निर्माण करते हैं। हमारे बॉडी में जो हार्मोन, अभी एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था ना, राइट, याद करो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मैम क्या हार्मोन निर्माण करने में सहायक होते हैं प्रोटीन? मैंने कहा था यस, लेकिन बाद में बताऊंगी। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन और बहुत सारे एंजाइम भी ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन किसके बने हुए? एमिनो एसिड। तो वो एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में हार्मोन का निर्माण करते हैं वो मेनली एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। एग्जाम्पल आप बताओगे टायरोसिन। टायरोसिन क्या बनाता है? यह थायराइड हार्मोन बनाता है। कुछ बच्चों को अगर मैंने एंडोक्राइन सिस्टम करवाया है तो वहां पर मैंने बताया है कि थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 एंड T4। आयोडीन जुड़ता है, टायरोसिन 4 जुड़ते हैं, 4 के साथ जुड़ते हैं, वहां टायरोसिन बनता है। जिनको नहीं पढ़ा है वो आगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा मिलेनिन, ये मिलेनिन हमारी त्वचा में पाया जाता है, स्किन को कलर देता है। तो ये मिलेनिन एक पिगमेंट है, ये प्रोटीन की फॉर्म में होता है, लेकिन प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड। तो किस टाइप का अमाइनो एसिड? एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मैम क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बता दोगे? तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। 20 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे, अब ये कैसे जुड़े हुए होते हैं? तो देखो बच्चों, एक अमीनो एसिड है, फिर यहां पर दूसरा अमीनो एसिड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं? क्या बांध देते हो क्या? रस्सी से जुड़ जाते हैं क्या? नहीं बच्चा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, इतना आपको यहां नहीं पढ़ना है कि पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। आप एक बात याद रखना कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, और वो 20 अमीनो अम्ल है, उनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। हाँ, ये आप नोट डालकर क्वेश्चन 1 लाइनर की फॉर्म में लिख जाते हैं। मैम बाल किसकी कमी से झड़ते हैं? विटामिन की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं। सुभाष आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेंगे। चलो अब बच्चों, एक कैटेगरी और भी होती है इन प्रोटीन, इन अमीनो एसिड की। इन अमीनो अम्ल को एक कैटेगरी और भी होती है, एक तरीके से और भी डिवाइड करते हैं इनको। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक साइड लिखते हैं हम इसेंशियल, इसेंशियल प्रोटीन। इसेंशियल प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? जो आवश्यक हैं, एकदम बिल्कुल आवश्यक हैं। जैसे अभी आप लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में क्या बोला था? इसेंशियल जो भी आपकी सामग्रियां हैं उसकी दुकानें खुली होंगी। इसेंशियल का मतलब क्या हो गया? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे खाने पीने की, मेडिकल हेल्थ, हॉस्पिटल, ये सब खुले रहेंगे। ऐसे हमारे बॉडी में कुछ एमिनो एसिड हैं जो तो इतने आवश्यक हैं, चाहिए 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 चाहिए, ठीक है। आवश्यक अमीनो एसिड आप इसको लिख सकते हो, या आवश्यक प्रोटीन, या आप इसेंशियल प्रोटीन छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाओगे, आप तो लिखो इसेंशियल अमीनो एसिड, बस आवश्यक अमीनो एसिड। दूसरी साइड लिखोगे नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब आवश्यक तो नहीं है, बेसिक नीड तो नहीं है, लेकिन होने ये भी चाहिए, है ना। हाँ साहिल, आप यहां से कर लो, एक ही बात है बच्चा, यहां से कर लो। अगर आप एनटीपीसी वाला बैच परचेज कर रखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बायोलॉजी स्पेशल से ही पढ़ें यहां से। हाँ साहिल, यस बच्चा, यस, ठीक है। चलो, नॉन इसेंशियल का मतलब है आवश्यक तो है लेकिन इतने नहीं है कि मरी जाए, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसेंशियल का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा ना ये आपका अजीब सी है इसकी डेफिनेशन। ऐसे अमीनो एसिड जो आप, ध्यान से सुनना, ऐसे अमीनो एसिड जो आप डाइट की फॉर्म में खाते हैं, डाइट का मतलब है खाना, जिनकी आपूर्ति आप खाने के थ्रू करते हैं। जो आप खाना खाते हैं तो खाने में प्रोटीन होते हैं, है ना, प्रोटीन से क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड मिलते हैं। तो उन अमीनो एसिड को हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनका निर्माण हमारे बॉडी से होता है, जिनका निर्माण हमारा शरीर करता है, उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा हो गया ना कि नॉन इसेंशियल आपने उनको बोल दिया जो हमारा बॉडी बनाता है, और जो बाहर से खाते हैं वो इसेंशियल है। यस बच्चा, ये जो बाहर से खाते हैं ना, ये डायरेक्टली हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। ये मेनली वो प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं,
या आपकी मसल्स वगैरह फॉर्म करने में सहायक होते हैं, या आपका आगे चल कर आपका क्या कहते हैं एंजाइम बनाने में काम आते हैं, ये वो वाले होते हैं। तो याद रखिएगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल वो होते हैं जो आप डाइट की फॉर्म में खाते हैं। अब आप सोच रहे हैं मैम डाइट की फॉर्म में कौन सा खाते हैं, तो देखो बच्चा, डाइट की फॉर्म में कैसे खाते हैं आपने खाया प्रोटीन के लिए आप क्या क्या खाते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज लिखोगे, लिख लो। प्रोटीन के सोर्सेज, स्रोत क्या क्या होने चाहिए, किस किस चीज़ से आपका प्रोटीन मिलता है। आपने सोयाबीन खाया, उसमें भी प्रोटीन है। आपने क्या खाया और आपने दूध पिया, दूध के अंदर भी प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है दूध में, लिखोगे, केसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, आपने रोटी खाई, गेहूं खाई, तो गेहूं में ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड एक टाइप का प्रोटीन अमाइनो एसिड है, आप बता दोगे। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या खाया, आपने अंडा खाया, अंडे में एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, तो उसके अंदर हमें एल्ब्यूमिन मिल गया। सोयाबीन, मशरूम खाई आपने, मशरूम में भी प्रोटीन होता है। आपने पल्सेस खाई, पल्सेस का मतलब होता है दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मोठ की दाल, इन सब के अंदर आपका प्रोटीन होता है पल्सेस में। अब आपसे पूछे कि पल्सेस में कौन सा प्रोटीन होता है, आप मुझसे पूछ सकते थे, तो आप लिख सकते हो पल्सेस के अंदर होता है प्रोलैमिनस। प्रोलैमिनस प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर, तो पल्सेस जितनी भी दालें होती हैं उन सब दालों में, गेहूं और सॉरी दाल, गेहूं की दाल थोड़ा ना बनती है, चने की, है ना, इन सब की। ठीक है, मशरूम हो गया, पल्सेस हो गया, गेहूं खा रहे हो। हाँ, चपाती में क्या होता है बच्चा, रोटी में कार्बोहाइड्रेट भी होती है, बताया था मैंने, और दूसरा प्रोटीन भी होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सौरभ की मैं बात सुनूंगी। सौरभ बताओ क्या कह रहे हो आप, बताओ सौरभ क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। बताओ बच्चा क्या कह रहे हो सौरभ। मैम 1 ग्राम एक अंडे में कितना प्रोटीन, अच्छा चलो ये क्वेश्चन था क्या आपका सौरभ। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा मैम, एक शायद सौरभ ने पूछा है कि एक अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। अप्रोक्स 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक अंडे से, लिख लो। हाँ जी, अभी भी डाउट हो रहे हैं आपके, पनीर में कितना होता है, चलो ये भी लिखो। अगर आप 100 ग्राम पनीर खा रहे हो तो ऑन एन एवरेज 14 ग्राम आपको उसमें से प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, हाँ पनीर में होता है बच्चा प्रोटीन, होता बिल्कुल होता है बच्चा प्रोटीन, किसने बोला मुझसे होता है बच्चा। दूध में कितना होता है, अरे सबकी क्वांटिटी नहीं याद करनी है आपको, अगर लिखना है तो मतलब जो आपका 100 मिलीलीटर, आपका 100 ml अगर आप दूध पी रहे हैं तो अप्रोक्स 4 से 5 ग्राम उसके अंदर आपका ये प्रोटीन होता है। इतना नहीं पढ़ना आपको, है ना, पीरियोडिक टेबल का क्लास लो। ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने, ये लिख लेना, अंडे में इनमें सबसे ज्यादा होता है बच्चा। हाँ, केले से भी प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है बच्चा। हाँ, सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है, लिखना है आपको सोयाबीन का, चलो लिख लो। सबसे ज्यादा बच्चा, अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खा रहे हैं, सोयाबीन समझते हैं ना, सोयाबीन की बड़ियां आती हैं, अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खा रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज 45 से 46 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। हाँ ठीक है, मूंगफली में भी होता है, यस बच्चा, जो नट्स पीनट्स खाते, ग्राउंड नट खाते हैं आप, नट्स खाते हैं ना, उनमें भी होता है। बादाम में भी प्रोटीन होता है, ड्राई फ्रूट्स में, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू हो गए, उनमें भी प्रोटीन मिलता है आपको, बिल्कुल मिलता है। लेकिन ये मेजर सोर्स लिखवाए थे मैंने। अब आप काजू बादाम हर कोई थोड़ा ना खाता है, मूंगफली भी आप डेली लाइफ में थोड़ा ना खाते हो, जो आप डेली लाइफ में खाते हो वो गेहूं खा सकते हो, दालें खा सकते हो, दूध पी सकते हो, तो मैंने वो लिखवा दिया बच्चा, वो मैंने लिखवा दिया।
ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैम एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये हुआ है ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। देखो बच्चा, एक दिन में ऑन एन एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन तो आपके बॉडी में जाना ही जाना चाहिए। चलो लिख लीजिए, इस बात को भी आप लिख लो कि एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की। अब बच्चों ये ना डिपेंड करता है इंसान का शरीर कैसा है। अब आपने देखा होगा जो लोग जिमिंग विमिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, जिनके 6 पैक बने हुए होते हैं, डोले सोले होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स होते हैं, तो मसल्स ज़्यादा है। भाई मसल्स किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बट ऐसा कहा गया है कि ऑन एन एवरेज आप 70 किलो के इंसान हैं और एक दिन में आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका IMB कहता है, IMB कहता है। अब IMB की फुल फॉर्म थोड़ा ना बताऊंगी आपको। ठीक है, इंडियन मार्केट ब्यूरो जो डिसाइड करता है, IMB डिसाइड करता है कि किस देश का कितना डाइट होना चाहिए एक दिन में। इंडियन मार्केट ब्यूरो, इंडिया का वाला IMB है ना, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का अलग होता है इंडियन मार्केट ब्यूरो। 60 ग्राम प्रोटीन जिस इंसान का 70 किलो वजन है और जो इसकी उम्र 18 से 20 साल तो मिनिमम है ही है, मतलब 18 से 20 साल हो सकती है, 20 से ऊपर भी हो सकती है, तो उसको इतने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो है ही है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात क्या पढ़ेंगे। सोर्सेज बता दिया आपने, इतने सारे प्रोटीन के सोर्सेज खाए, एक दिन में इतना खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू IMB। हाँ, अगर इससे सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन की आवश्यकता कब होती है? जब आप बच्चे, आप 5-6 साल के हैं, ठीक है, 5-6 साल के हैं, आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज बनना स्टार्ट हो रहे हैं। जब ऑर्गन्स और टिश्यूज बन रहे हैं तो बच्चे का बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, और बॉडी का डेवलपमेंट ही कौन करवाता है? हमारे ऑर्गन्स और हमारे मसल्स टिश्यूज कौन बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन। तो उस टाइम पर जो 6-7 साल का बच्चा है, इसलिए वो दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन होता है, उसकी हमें उसको दाल का पानी पिलाना चाहिए, बोलते हैं ना हम, दाल खिलाना चाहिए बच्चे को, पनीर खिलाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो उस टाइम पर बच्चे को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, और अगर उस टाइम पर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो उस बच्चे में बीमारियां भी हो जाती हैं, उसके बॉडी का डेवलपमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। आगे आपको पढ़ाएंगे क्वासियोरकर, मैरास्मस, ये 2 बीमारियों के नाम है, वो हो जाते हैं। तो बच्चों में कभी प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब जो अपने जिमिंग विमिंग करते हैं उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों? एनर्जी मिल रही, उनकी मसल्स बन रही हैं, और क्या कहते हैं, उनके बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए प्रोटीन वो लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन भी लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा पाउडर की फॉर्म में लेते हैं, वो हालांकि हानिकारक होते हैं। नेचुरल फॉर्म में खाने चाहिए प्रोटीन। सोयाबीन खाओ अगर आप जिमिंग करते हो तो, अंजीर खा लो पानी में भिगो के, मूंगफलियाँ खा लो, चने में बहुत प्रोटीन होता है, चना खा लो, सोयाबीन की बड़ियाँ खा लो, ये सब खा लो आप, है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि इन प्रोटीन का हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है। भाई एनर्जी तो डाइजेशन होने के बाद मिलेगी ना, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? सोर्सेज बता दिए मैम ने, कितना क्या मिलता है, किससे क्या खाना चाहिए वो बता दिया। अब बात करेंगे कि हमारे बॉडी में ये डाइजेस्ट कहाँ होते हैं, इनका पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन बच्चा एक तो होता है स्टमक में, स्टमक का मतलब होता है पेट, या बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको अमाशय का नाम भी दिया जाता है, अमाशय। दूसरा होता है बच्चा प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत, छोटी आंत। ओके, चलो अब हम बात करेंगे, भाई ये तो हो गए कौन कौन से अंगों में होता है डाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि अब हम क्या बात करेंगे, ये तो कौन कौन से ऑर्गन में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में हो रहा है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो स्टमक में जो एंजाइम होता है, उसको अलग कलर के पेन से दिखा रही हूँ, उसको बोलते हैं हम पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों? पेप्सिन एंजाइम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? ये याद करने हैं मेरे को, सारे एंजाइम के नाम सुनूंगी तुम लोगों से, ठीक है। और जो एंजाइम छोटी आंत में होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये 2 हमारे बॉडी में एंजाइम हैं, जितना भी आपने प्रोटीन वाला मॉलिक्यूल खाया उसको पचाएंगे, पचाने के बाद हमें उनसे प्रोटीन मिल जाते हैं, ठीक है।
अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम दूध को कौन पचाता है? यस, दूध से भी प्रोटीन मिलती है, तो दूध का भी लिख लो। दूध यहाँ पर लिखो, स्टमक में ही पच जाता है, दूध का डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है बच्चा, दूध का पाचन हमारे पेट में हो जाता है। और कौन सा एंजाइम? रेनिन, RENN लगाना, सिंगल N लगाओगे अलग एंजाइम बन जाएगा, रेनिन एंजाइम। ये किसको पचाता है? दूध में से जो केसिन प्रोटीन होता है ना दूध में, उसको पचाता है। ओके, 240 पे करा दो। अरे जो वीडियो आपकी लाइव क्लास में 240 नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में हो जाता है। शिव क्या कह रहे हैं? कभी हमें भी सुन लेना, हम सबको सुनते हैं शिव, लेकिन बच्चा बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं तो एक साथ सारे। मैम पनीर में राइपिन क्या होता है? राइपिन, आई डोंट नो राइपिन क्या बोल रहे हैं आप। राइपिन की स्पेलिंग सही लिखो, या तो कोई मिस्टेक एरर होगा रितेश। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया। इनको पचेगा कहाँ पर? हमारे बॉडी में दो अंगों में प्रोटीन का पाचन होता है, पहला है हमारा पेट और दूसरा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट में कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, अच्छा बाद में 240 का नहीं आ रहा, एक बार आप ऐप को अनइंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो, आ जाएगा सौरभ। चलो आगे चले हम। हाँ, माँ के दूध में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा हो जाता है बच्चा। मैं माइग्रेन क्या होता है बताएंगे, माइग्रेन क्या होता है। हो गया, पाचन समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बॉडी में इन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। मैंने कहा ना, प्रोटीन आपको उस स्टेज में ज्यादा चाहिए होते हैं जब आपके बॉडी में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही होती है, वृद्धि हो रही होती है, आपके बॉडी का, आपके ब्रेन का विकास हो रहा होता है, आपका लीवर बन रहा होता है, उस टाइम पर चाहिए होती है। अगर उस प्रोटीन आपकी डाइट अच्छी डाइट नहीं है, आपको दूध, मूंगफली, ये सब आप ज़्यादा चीज़ें नहीं खा रहे हैं प्रोटीन वाली, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी से आपको बीमारियां होने लग जाती हैं। तो लिखेंगे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। हाँ, ज़्यादा होने से क्या होगा वो भी बताएंगे हम, तुम थोड़ा पेशेंस तो रखो। ज्यादा होने से क्या होगा हम वो भी बताएंगे। अब एक एक का नहीं याद रखना है आपको, दाल में कितना प्रोटीन होता है वो डिपेंड करता है किसकी दाल खा रहे हो आप। रितेश आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से एंजाइम में होता है? रुको यार, जब हम एंजाइम पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे ना रितेश। ठीक है, चलो डेफिशिएंसी से क्या होगा। और अगर मैम एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर हमने प्रोटीन ज्यादा खा लिए तो भी क्या हो जाएगा? यस मैम, ये भी क्वेश्चन है। ये भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते तो क्या हो सकता था? डायबिटीज हो सकता था। अगर हमने प्रोटीन ज्यादा लिए तो क्या हो जाएगा? ये आपका होमवर्क है, ये दोनों चीज आप याद करके आएंगे, फिर कल हम आपको पढ़ा देंगे कि प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्या होगा और ज्यादा से क्या होगा। ठीक है, हिस्टाडीन क्या होता है? हिस्टाडीन भी एक अमाइनो एसिड है। हेमंत कुमार वर्मा, हिस्टाडीन भी एक, हिस्टामीन नहीं है ये हिस्टिडीन या हिस्टाडाइन बोलते हैं इनको। ये भी एक अमीनो एसिड होता है, ये भी एक अमीनो एसिड होता है। मैम प्रोटीन क्या कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसफर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज। ग्लूकोजेनेसिस, ये कुछ टर्म्स होते हैं। रानी उमारिया आपका नाम ले लिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। अगर आपसे नहीं होगा तो हम बताएंगे कल, और फिर हम कल स्टार्ट करेंगे लिपिड्स खत्म कर लेंगे कल, और विटामिन भी मुझे लगता है कल आधा हो जाएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी एंजाइम एंड मिनरल, फिर आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। मैम कल क्लास लीजिएगा। यस, कल क्लास होगी। हो सकता है शनिवार को क्लास ना हो, लेकिन कल क्लास होगी, कल क्लास होगी बिल्कुल। मैम हिस्टाडीन पढ़ाया तो नहीं? देखो बच्चों, जो जरूरी है ना मैंने वो पढ़ा दिए। ठीक है, ऐसे सारे के नाम याद नहीं करने, मैंने आपको कैटेगरी बता दी ना, वो पूछ जाते हैं एग्जाम में। संजय कह रहे मेरे पुराने वीडियोस नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं बच्चा? एक बार आप ऐप को डिलीट करके वापस इंस्टॉल कर लो, चल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी क्लास अच्छे से याद कर लेना। हाँ मैम, अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, देखो बच्चों, अंडा ना 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ध्यान से सुनना, ये अंडा है मान लो, सबसे बाहर कवर है जिसको आप निकाल के फेंक देते हो, वो किसका बना हुआ होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। निकाल के फेंक दिया। ठीक है, अब इसके अंदर में जो व्हाइट वाली लेयर होती है ना, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। अब यहां पर जो येलो वाला पार्ट होता है ना,
इसमें होता है बच्चा फैट, इसमें होता है फैट। एनर्जी तो मिलेगी हमें इस फैट से, लेकिन ये फैट बच्चा हमें मोटापा भी देगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज करेगा। वो हम कल बताएंगे आपको कैसे होगा, है ना। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जिन लोगों में फैट या फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा आ रही है, या कोई ऑर्गन में स्वेलिंग है, तो वो बच्चा वो ना खाए, इस फैट वाले पार्ट को, पीले वाले पार्ट को निकाल के फेंक दे, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता है हमारे बॉडी में। लेकिन ये वाइट वाला प्रोटीन, ये तो पार्ट खाना ही खाना है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पीडीएफ डलवा चुकी हूँ मैं। यस, कल क्लास होगा, बिल्कुल होगा, वही टाइमिंग अपनी, सेम जगह सेम टाइमिंग, कल क्लास होगा बच्चा। मैम अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? आप बायोलॉजी स्पेशल 1 के स्टूडेंट हैं क्या? अगस्त तक, अच्छा अगस्त लास्ट तक 70% बायोलॉजी स्पेशल 1 में हो जाएगा, ठीक है। एमडी नजमुल हाकी कह रहे हैं मैम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बच्चा हो सकता है कोई ऊपर क्वेश्चन स्किप कर गए हो, मुझे चैट में ना दिखा हो सकता है। ज्योति आपका आंसर है बच्चा कि अगर 100 ml आप दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर माँ के दूध में अप्रोक्स 10 से 12 ग्राम प्रोटीन खा लेते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सरबजीत बच्चा। ओके तो कल हम लिपिड्स पढ़ेंगे, कल आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे, हाँ बच्चा एल्गीज में भी प्रोटीन पाया जाता है, एल्गीज तो सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, वो बॉटनी में कराऊंगी। स्पाइरुला होती है, क्लोरेला होती है, ये कुछ एल्गीज होती हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप आज नाम पढ़ाऊंगी तो आप बिल्कुल ऐसे ये सोचोगे ये क्या नाम बोल रही है मैम, है ना। हाँ बॉटनी बचा है, जेनेटिक्स बचा है, करवाएंगे खत्म तुम लोगों का सिलेबस। कौन सा एग्जाम आ रहा है अगस्त में जो तुम इतने मर रहे हो अगस्त में सिलेबस खत्म करने के लिए? मुझसे बोर तो नहीं हो गए तुम लोग, हैं? रुपेंद्र 441 वाले नंबर पे भेज दो बच्चा, 441 वाले नंबर पे जिसके एंड में 441 है। ओके रुपेंद्र, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, कल हम उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कहाँ से आता है ना। पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, ओके। बॉटनी कब से स्टार्ट होगा? अभी नहीं होगा बॉटनी, अभी तो जूलॉजी इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे हम इसको, इसके बाद आपको हड्डियों के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। चलो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। हो सकता है शनिवार को क्लास ना हो, मैं कोशिश करूंगी लेने की क्लास, लेकिन शनिवार को थोड़ा सा ना बहुत ही टेक्निकली वर्क होना है हमारे ऐप का, थोड़ा सा मतलब मेंटेनेंसिंग का काम करवाना है हमें, स्टूडियो वगैरह का, तो इसलिए हो सकता है ऑफ हो जाए। बाकी अगर ये नहीं करवाया तो हो जाएगा। हाँ थोड़े बहुत जल्दी हम लोग हमारी एप्लीकेशन में सर्च का ऑप्शन लेने वाले हैं। सर्च आप अभी आपको बैच दिखने में बहुत दिक्कत होगी ना, फिर आप ऊपर डाल दोगे जैसे बायोलॉजी स्पेशल 1 तो डायरेक्ट आपका वही बैच खुल जाएगा। इसलिए हो सकता है ये सब काम करवा रहे हैं हम, तो हो सकता है सैटरडे क्लास ना हो, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो पक्का क्लास लेंगे, हमें तो काम ही क्या है और दूसरा। चलो हाँ जूलॉजी के बाद जेनेटिक्स करवाएंगे, फिर बॉटनी करवाएंगे, फिर माइक्रोबायोलॉजी करवाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें और अच्छे से रहें और खुश रहो, बस सबसे अच्छी बात है, बस खुश रहो आप। ओके जो किसी आपकी करंट अफेयर की क्लास थी, चलो ठीक है, ओके चलो आप कर लो आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।